नमस्कार। आज हम सिविल केस की पूरी प्रक्रिया शुरुआत से लेकर अंतिम फैसले तक आसान भाषा में समझेंगे कि हर एक विवाद के दो पहलू होते हैं, वादी और प्रतिवादी। कोई भी सिविल केस दो लोगों के बीच विवाद से शुरू होता है। सीपीसी आदेश 1 में बताया गया है, जो कि एक वादी होता है और दूसरा प्रतिवादी होता है। जो पीड़ित है और न्याय के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है उसे हम वादी कहते हैं, प्लेंटिफ भी कहते हैं। और दूसरा प्रतिवादी, जिसके खिलाफ केस किया जाता है या आरोप लगाए जाते हैं। यहाँ पर वादी रमेश है और प्रतिवादी है सुरेश। रमेश की ज़मीन पर सुरेश जबरन दीवार बना रहा है। यहाँ रमेश वादी है और सुरेश प्रतिवादी। पूरी प्रक्रिया को हम इसी केस के ज़रिए समझेंगे। पहला कदम होता है वकील नियुक्त करना। हर एक नागरिक कोर्ट की सीधी जटिल प्रक्रिया नहीं संभाल सकता, इसलिए वादी को एक अधिवक्ता नियुक्त कर वकालतनामा साइन करना होता है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है एक वाद पत्र को तैयार करना, जो कि एक केस की नींव होती है। केस की औपचारिक शुरुआत वाद पत्र नामक एक लिखित दस्तावेज से होती है, जो कि धारा 26 और आदेश 7 में बताया गया है। वाद पत्र में क्या क्या शामिल होना चाहिए वह आदेश 7 और नियम 1 में बताया गया है कि न्यायालय का नाम होना चाहिए, वादी और प्रतिवादी का पूरा नाम व पता होना चाहिए, विवाद का कारण होना चाहिए कि झगड़ा कब शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, न्यायालय का अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, न्याय शुल्क जमा कर दी होनी चाहिए, मांगी गई राहत कि आप कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं। सबसे इसमें महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि वाद पत्र के साथ साथ हमें एक एफिडेविट भी प्रस्तुत करना होता है, जो कि आदेश नियम 4 के तहत वादी को कसम खानी होती है कि वाद पत्र में लिखी सारी बातें सत्य है। अब क्या होता है कि मामला तो बड़ा लंबा चलता है। अगर सुरेश ने रमेश की ज़मीन पर दीवार बना ली तो मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें कि स्थायी निषेध आज्ञा, टेम्पररी इंजंक्शन का भी प्रावधान है। कोर्ट का अंतिम फैसला आने में तो सालों साल लग सकते हैं। ऐसे में विवादित संपत्ति को बचाने के लिए वादी स्टे ऑर्डर मांग सकता है, आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत आवेदन करके। अगर केस 5 साल चला तो सुरेश दीवार पूरी तरह कब्जा कर लेगा और रमेश का वकील क्या करता है, उसे रिलीफ दिलाने के लिए टेम्पररी इंजंक्शन मांगता है कोर्ट से। एक एप्लीकेशन फाइल करता है 39(1)(2) की, ताकि ज़मीन जैसी थी वैसी रहे जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जाता। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जो हमने दावा बनाया, जो हमने वाद पत्र बनाया, कोर्ट उसकी जांच करता है और केस का पंजीकरण करता है। वाद पत्र कोर्ट में पेश किया होने के बाद न्यायाधीश इसकी बारीकी से जांच करते हैं। शर्तें पूरी नहीं हैं, जैसे कोर्ट फीस नहीं दी, तो आदेश 7 नियम 1 के तहत वाद पत्र को खारिज भी कर दिया जाता है। अगर सब कुछ सही है तो आदेश 7 नियम 9 के तहत स्वीकार भी कर लिया जाता है। इसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है प्रतिवादी को बुलाने के लिए। तो कोर्ट कैसे बुलाएगी? कोर्ट समन भेजेगी। कोर्ट प्रतिवादी को नोटिस भेजती है कि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ, इस तारीख को कोर्ट आकर जवाब दे। धारा 27 से लेकर 29 और आदेश 5 में समन के बारे में बताया गया है। यदि प्रतिवादी नहीं आता तो न्यायाधीश आदेश 9 नियम 6 के तहत एक पक्षीय आदेश दे सकते हैं। इसका मतलब है कोर्ट प्रतिवादी को सुने बिना सिर्फ वादी की बात सुनकर फैसला सुना देगी। इसमें एक अपवाद भी है। यदि प्रतिवादी बहुत गंभीर बीमार है या किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वह उचित कारण बताकर इसे रद्द भी करवा सकता है। अब प्रतिवादी को समन मिला, वह कोर्ट में उपस्थित हो गया। कोर्ट में उपस्थित होने के बाद उसने जवाब दावा कोर्ट से ले लिया। अब उसके पास क्या है कि प्रतिवादी को अपना बचाव करना होता है। उसे एक जवाब दावा फाइल करना होता है, जिसे हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। समन मिलने के बाद प्रतिवादी अपना वकील करता है और वादी के आरोप का लिखित जवाब देता है। अब लिखित जवाब देने की समय सीमा होती है 30 दिन के अंदर। प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्राप्त कर लिया तो 30 दिन के अंदर अंदर उसे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना होता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि यदि प्रतिवादी अपने जवाब दावे में वादी द्वारा लगाए गए किसी भी आरोप से साफ साफ इनकार नहीं करता तो कोर्ट यह मान लेती है कि उसने आरोप को स्वीकार कर लिया। अब इसके बाद आता है दस्तावेज जमा करना और प्रक्रिया का सुधार। अंतिम सुनवाई से पहले दोनों पक्ष को अपने अपने दस्तावेज और सबूत कोर्ट में पेश करने होते हैं। आदेश 13 के अंतर्गत जो दस्तावेज केस से जुड़े नहीं होते, जज उन्हें नामंजूर कर देते हैं। अगर वाद पत्र या जवाब दावे में कोई गलती हो गई हो तो उसे सुधारा जा सकता है। आदेश 6 नियम 17, जिसको हम अमेंडमेंट कहते हैं। अब आगे की प्रक्रिया क्या होती है? केस का असली केंद्र होता है विवादों का निर्धारण करना, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। जज दोनों पक्षों के लंबे लंबे दस्तावेज पढ़कर असली झगड़े का मुद्दा छांट लेते हैं। इसे कोर्ट की भाषा में इश्यूज कहते हैं, जो कि आदेश 14 में बताया गया है। कोर्ट को
केवल इन्हीं मुद्दों पर फैसला करना होता है। जैसे कि हमने 20 पन्नों का वाद दाखिल किया, अब उसमें से सिर्फ कोर्ट इश्यूज निकालती है, 2 सटीक इश्यूज। मुद्दा 1, क्या विवादित जमीन का असली मालिक रमेश है? मुद्दा 2, क्या सुरेश ने उसकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया है? अब उसके बाद शुरू हो जाती है गवाही, ट्रायल शुरू हो जाता है, गवाही और पूछताछ। अब गवाहों को समन आदेश 16 के तहत भेजकर कोर्ट बुलाया जाता है। पहले वादी के गवाह आते हैं, फिर प्रतिवादी के, जिसमें वादी के वकील साहब वादी के गवाहों और वादी का मुख्य परीक्षण करवाते हैं और प्रतिवादी के वकील क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। विरोधी वकील द्वारा गवाह से कड़े सवाल पूछे जाते हैं ताकि झूठ पकड़ा जा सके और सच सामने आए। उसके बाद अगली प्रक्रिया हो जाती है अंतिम बहस की, जिसमें सभी गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं, तो केस अंतिम सुनवाई फाइनल हियरिंग पर पहुंच जाता है। दोनों पक्ष के वकील जज के सामने अपनी अपनी आखिरी दलीलें रखते हैं। वे सबूतों और गवाहों को जोड़कर अपने पक्ष को सही साबित करने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि इस चरण में कोर्ट कोई भी नया दस्तावेज या नया सबूत स्वीकार नहीं करती, सिर्फ पहले से मौजूद तथ्यों पर ही बहस होती है। अब इसके बाद सबसे लास्ट प्रोसेस है जजमेंट और डिग्री का। न्यायाधीश दोनों पक्षों की बहस सुनने और तथ्यों पर विचार करने के बाद अपना निर्णय सुनाती है। धारा 33 और आदेश 20 के अंतर्गत यह निर्णय वादी या प्रतिवादी के हक में भी हो सकता है। कोर्ट अपने फैसले का आधार और शीट पर लिखती है। जीतने वाले पक्ष को कोर्ट की मुहर लगी प्रमाणित प्रति मिलती है। अगर वादी जीत जाता है तो वह डिग्री के बिहाफ में एग्जीक्यूशन फाइल करता है, और अगर प्रतिवादी हार जाता है तो उसके पास अपील का मौका है। अगर फैसले से वह संतुष्ट नहीं है, कानून हारने वाले पक्ष को एक मौका देती है। यदि किसी पक्ष को लगता है कि जजमेंट में गलती हुई है तो वो ऊपरी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सीपीसी की धारा 96, 97, 98 और आदेश 41 के तहत प्रथम अपील और द्वितीय अपील का प्रावधान है। अगर सुरेश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस हार जाता है तो वह फैसले को रोकने के लिए हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।